हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द डेमोग्राफिक कंडीशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम ये जानेंगे डेमोग्राफिक शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ये है वो है, पर हमें उसका मतलब नहीं पता होता। तो आज सबसे पहले हम डेमोग्राफिक का मतलब पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक वो स्टडी होती है जो पॉपुलेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स पर की जाती है, जैसे एज, लिटरेसी लेवल, इनकम लेवल, बर्थ रेट, डेथ रेट एक्सेट्रा। तो इन सबको हम डेमोग्राफिक कंडीशन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन would be demographic refers to the study of various aspects of population such as age, educational level, income level, marital status, birth rate, death rate, etc. So अब हमें डेमोग्राफिक कंडीशन की मतलब पता लग गया, तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन थी क्या। फर्स्ट इज़ द ऑफिशियल सेंसस। अब सेंसस क्या होता है? सेंसस एक सर्वे होता है जो हर 10 साल में किया जाता है टू फाइंड आउट द करंट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो हमारे इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में किया गया था। अब इस टॉपिक में ये डेटा, ये डेट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बिकॉज इससे काफ़ी 1 मार्कर्स आ जाते हैं। ये बहुत, या तो इससे डायरेक्ट आपको 3 या 6 मार्क का मिलेगा, या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में आपको 1 मार्क्स का मिलता रहेगा। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन 1921। अब उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले की डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत अलग थी और इसके बाद की डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत अलग थी। द फर्स्ट डेमोग्राफिक कंडीशन इज़ हाई बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year. And what is death rate? Death rate refers to the number of people dying per 1000 persons in a year. कॉलोनियल पीरियड के टाइम दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थे, नियरली 48 and 40. Like birth was 48 and death was 40. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हर 1000 में सिर्फ 40 हैं, पर अब सिर्फ 1000 लोग नहीं होते, एक कंट्री में लाखों करोड़ों लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन तो आप सब जानते ही हैं। तो उसके हिसाब से अगर 1000 में 40 डेथ हो रही हैं, तो फिर 1,00,000 में 400 डेथ होंगी। ऐसी करते करते रेशियो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बुरा टाइम चल रहा था इंडिया के लिए। इसका मतलब था इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर थी, दैट इज़ बिफोर 1921. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु इज़ 7 or above who has the ability to read, write and understand one language. अब इस लिटरेसी रेट का मतलब ये था, जो लोग 7 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, जिनको पढ़ना आता है, लिखना आता है और समझना आता है एक लैंग्वेज में। कोई ज़्यादा स्कॉलर वगैरह की हम बात नहीं कर रहे, बस जिनको लिखना, पढ़ना या समझना आता है एक लैंग्वेज में, उसको हम लोग लिटरेट का नाम दे देते थे। अब कॉलोनियल पीरियड में लिटरेसी रेट हमारी इकोनॉमी का 16% से कम था। अब आप सोच सकते हैं क्या हाल था। और ऊपर से फीमेल लिटरेसी रेट वाज अबाउट 7%। ओवरऑल परसेंटेज 16% से लेस थी। एंड फीमेल लिटरेसी 7% से लेस थी। अब आप सोच सकते हैं हमारी इकोनॉमी का क्या हाल था। हमारे यहाँ लिटरेट्स बच्चे ही नहीं थे।
हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था और इसी बात का ब्रिटिशर्स ने हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया. So we move on to the next topic, that is poor health facilities. अब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या तो अनअवेलेबल थी, या तो जब अवेलेबल थी तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर थी जो इंडिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वाटर और एयर बॉर्न डिजीज़ेस बहुत वाइड स्प्रेड हो गए. उन्होंने लाइफ सबकी डेंजर में डाल दी थी. इसी वजह से हमारा डेथ रेट बहुत हाई था, बिकॉज़ हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी ताकि लोगों को ठीक कर सके. एक नॉर्मल चीज़ जैसे कोल्ड, कफ, फीवर, ये सब जो दवाई लेने से ठीक हो जाता था, इसकी वजह से लोग मर रहे थे बिकॉज़ हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे. सो नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. अब इससे क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट refers to the number of infants dying before the age of 1 per 1000 live births per year. ये वो रेट है जिसका मतलब है कि दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स, मतलब जो 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, प्रपोर्शनल टू द 1000 बर्थ्स पर ईयर. तो उस वक्त हमारा ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कॉलोनियल पीरियड में 218 पर 1000 था. लाइक 218 पर 1000 इज़ अ बिग फिगर. इस वक्त दिस इज़ 44 पर 1000, क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई हैं. पहले देयर वाज नो हेल्थ फैसिलिटीज़, तो हमारे यहाँ बहुत हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था हमारे यहाँ. सो इस वक्त हमारा वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 44 है अपॉन पर 1000, और पहले हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 218 पर 1000 था. अब आप फ़र्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आया है हमारी इकोनॉमी में, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ में, हमारे हेल्थ सेक्टर में. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव. मतलब ये एक एवरेज एज है जिसको हम मान लेते हैं कि हाँ, एक इंसान इस एज तक तो जिएगा ही जिएगा. सो दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो कॉलोनियल पीरियड में बहुत लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ना हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, डेथ रेट वैसी हाई था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इतना हाई था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऑब्वियसली हमारी बहुत कम थी. दैट इज़ 32 ईयर्स. मतलब 32 ईयर्स तक ही बस एक इंसान एवरेज जी पाता था. उससे पहले काफ़ी लोग या तो मर जाते थे, या फिर अगर जो जी लेते थे उनसे थोड़ा आगे 32 से, तो मैक्सिमम 40-45 तक मर जाते थे. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो इतना बोलते हैं कि पुराने ज़माने के तरीके आप अपनाओ, पुराने ज़माने में लोग कितने हेल्दी रहते थे, बट दैट इज़ आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड, नॉट बिफोर द कॉलोनियल पीरियड. जब तक हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं थी तो कोई कैसे जी लेगा. तो लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट WHO डेटा, हमारे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अबाउट 68 ईयर्स. ईयर्स इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया राइट नाउ. आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस कंट्री की है? जापान की. दे लिव अबाउट 89 ईयर्स. ना 89 ईयर्स एक एवरेज बंदा जी जाता है वहाँ. सो नेक्स्ट वी हैव वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. अब कॉलोनियल पीरियड में इंडिया ने बहुत एक्सटेंसिव पॉवर्टी, से कहते हैं ना, पॉवर्टी की हद फेस करी थी, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत लो थी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉमन पीपल का जो था इंडिया का, वो बहुत कम था. मतलब लोगों के पास ना रहने को जगह थी, क्योंकि हर जगह इतनी गंदगी थी. अभी मतलब हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं था. मतलब ब्रिटिशर्स ने ओवरऑल हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा.
और हमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया. So we move on to our next topic, that is occupational structure. So what basically is an occupational structure? What do we mean by occupational structure? So occupational structure refers to the distribution of working persons across different industries and sectors. मतलब ये उस डिस्ट्रीब्यूशन को रेफ़र करता है कि एक कितने वर्किंग पर्सन्स कितने सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एक एज कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो एम कर रही थी कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाए. तो एज अ रिज़ल्ट अबाउट 80% of the population was engaged in agriculture. हमारी ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स ने डाल दी थी. और इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होने की वजह से वहाँ बहुत ओवर क्राउडेड हो गया था. और इसी वजह से इनकम जनरेशन जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बहुत लो हो गई थी. तो दिस प्रीडोमिनेंस रिफ्लेक्ट्स द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी. ये वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त कितनी बैकवर्ड थी. एग्रीकल्चर ने सेक्टर ने इतना डोमिनेंट कर दिया था बाकी इंडस्ट्रीज़ बाकी सेक्टर्स को कि वहाँ पर एक तो इनकम लेवल गिर गया. उसके बाद वो हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को दिखाने लगा कि सब लोग एक ही उसमें लगे हुए हैं, किसी को मतलब ही नहीं, सबको सिर्फ पैसों से मतलब है. सो नेक्स्ट इज़ रीजनल वेरिएशन. अब ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी तब होती है जब तीनों सेक्टर इक्वली डेवलप्ड और बैलेंस्ड होते हैं. बट इंडियन इकोनॉमी के केस में ओनली प्राइमरी सेक्टर was the main source of employment, that is agricultural sector, whereas secondary और tertiary में बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं थी. जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं थी. और अब हर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लोग होते थे. जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने बहुत डिक्लाइन विटनेस किया था एग्रीकल्चरल सेक्टर के डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स पे. यहाँ पर एकदम से इंक्रीज़ हो गया था इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. यहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में डालने की बजाय यहाँ के लोग मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा थे. हाउएवर उसी सेम टाइम पर इंक्रीज़ हुआ था एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब. सो इसी चीज़ को हम रीजनल वेरिएशन कहते हैं कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह वर्कफोर्स इंक्रीज़ हुई थी इन डिफरेंट सेक्टर्स. सो दैट इज़ इट फॉर द ऑक्यूपेशनल सेक्टर. आई होप you all liked the video and found this helpful, and if you found this useful, please like, share and subscribe. Thank you.